नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि बच्चों पहले जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन भी कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, तो आज हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में फ्यूचर में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो यह क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है, जिसमें ऑप्शन ए दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और इसके सामने जो मैचिंग दिया है अनुच्छेद 318। बी ऑप्शन दिया है भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, और इसमें ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 324, और सी ऑप्शन दिया है संघ लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, और इसका दिया है मैचिंग अनुच्छेद 332, और लास्ट डी ऑप्शन दिया है महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता, और इसका मैचिंग दिया है अनुच्छेद 351। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित में सबसे पहले अगर आप आएंगे, और यह क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में यह क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर आप आएंगे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में नहीं है, बल्कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में क्या किया गया है, बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है, तो यह ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद अगर आप आएंगे संघीय, सी ऑप्शन पे आते हैं संघीय लोक सेवा आयोग, तो संघीय लोक सेवा आयोग या जो है यूपीएससी, तो यूपीएससी भी जो है अनुच्छेद 332 के अंतर्गत नहीं होगा। यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, 315 में बताया गया है, 315 में बताया गया है। तो इस प्रकार जो है यूपीएससी 332 के अंतर्गत नहीं होगा। और महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जो है जनरल जो होता है वो राज्य में पाया जाता है, स्टेट में पाया जाता है, या बोल सकते हैं एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार का एडवोकेट होता है, वकील होता है। और इसके बारे में आर्टिकल 360, इसके बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया, अनुच्छेद 165 में बताया गया है। तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बच्चा डी ऑप्शन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है, और इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इलेक्शन कमीशन जो है 324 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, और इलेक्शन कमीशन जो है एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय, बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो अन्य आयुक्त होते हैं, दो अन्य आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अनुच्छेद 324 से यह जो है मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची का संबंध है। यह 10वीं अनुसूची के संबंध के बारे में पूछ रहा है कि किससे इसका संबंध है। ऑप्शन ए है भारत की राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति आयोग। सी ऑप्शन न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। और डी ऑप्शन दल बदल अधिनियम। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह क्वेश्चन 10वीं अनुसूची से संबंधित जो है पूछ रहा है कि 10वीं अनुसूची का संबंध भारतीय संविधान में किससे है। जिसमें पहला दिया है ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। तीसरा दिया है सी ऑप्शन न्यायिक पुनरावलोकन और डी ऑप्शन दिया है दल बदल अधिनियम। तो अगर ऑप्शन पे आएंगे तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो एससी कमीशन के बारे में अनुच्छेद 338 में बताया गया है और एसटी कमीशन के बारे में अनुच्छेद 338 ए में बताया गया है। ओके, उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संबंध ही नहीं है। दल बदल अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल अधिनियम को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इस 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान अधिनियम 1985 में क्या किया गया, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसे जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में किसे रखा गया? दल बदल अधिनियम या एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया। उसके अलावा तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगर सी ऑप्शन पे आएंगे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि जैसे लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई कानून बनाया गया और वह कानून जो है संविधान में दिए गए जो आइडियलिज्म है, जो आदर्श हैं, उन आदर्शों का जो है वायलेशन करता हो। क्या करता हो? वायलेशन करता हो। तो वैसे संदर्भ में जो है जुडिशरी के पास यह राइट है कि वह उस कानून का व्याख्या कर सकता है और वह कानून जहां तक संविधान में दिए गए आदर्शों का या नियमों का उल्लंघन करेगा उसे वहां तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही होगा। दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, या ये कह रहा है कि भूमि सुधार कौन से विषयों के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए है संघ सूची, यूनियन लिस्ट,
ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ऑप्शन सी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन क्या होंगे आपको दिखाई देंगे। और ये भूमि सुधार से संबंधित बात कर रहा है कि जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उसको कौन से सूची के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। अगर सूची में आएंगे तो सबसे पहले संघ सूची दिया गया है। तो संघ सूची के अंतर्गत वैसे विषयों को रखा जाता है, वैसे विषयों को रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? तो कानून बनाने का अधिकार संघ या केंद्र सरकार के पास होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत वैसे विषयों को रखा जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संघ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी होता है। लेकिन ज्यादा पावर किसको प्राप्त होता है? तो केंद्र को जो है क्या होता है, ज्यादा शक्ति प्राप्त होता है। उसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर वैसे विषयों को रखा जाता है राज्य सूची में जिस पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। तो इस प्रकार अगर भूमि सुधार से संबंधित मुद्दों पे आएंगे तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। भूमि सुधार को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिससे आपका एक क्वेश्चन की बजाय जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जिसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि किसमें जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के स्तर पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 226। तो अनुच्छेद 226 में पंचायतों के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि 226 में यह बताया गया है कि जब किसी सिटीजन का या जब किसी नागरिक का एफआर या फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का वायलेशन हो, मूल अधिकार का क्या हो, वायलेशन हो या उल्लंघन हो, तो मूल अधिकार का वायलेशन या उल्लंघन के संदर्भ में वह व्यक्ति रेमेडीज प्राप्त करने के लिए, उपचार प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो उसके लिए जो आर्टिकल है अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए जाया जा सकता है
और दोनों संदर्भ जो है आर्टिकल 226 और 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट दायर कर सकता है, जारी कर सकता है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी पे आते हैं, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों के स्तर पे अगर आप आएंगे तो पंचायतों में रूरल एरिया में या ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत या जिसे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम, और शहरी स्तर पर या अर्बन लेवल पर, शहरी स्तर पर जो है नगर पालिका या नगर निगम, ये इस तरीके का जो है प्रशासन क्या होता है, दिखाई देता है। तो ग्राम पंचायतों के बारे में अगर आप आएंगे तो इसे जो है पार्ट 9 में बताया गया है, भाग 9 में बताया गया है। और यहाँ पे आएंगे नगर पालिका के बारे में तो इसके बारे में पार्ट 9A में बताया गया है, भाग 9A में बताया गया है। कौन से भाग में बताया गया है, भाग 9A में बताया गया है। तो नगर पालिका के बारे में पार्ट 9A और पंचायती राज या ग्राम पंचायतों के बारे में पार्ट 9। उसके अलावा पंचायती राज के बारे में अगर आप आएंगे तो शेड्यूल कौन सा बताया गया है, अनुसूची कौन सा, तो इसके लिए 11वीं अनुसूची बताई गई है। और नगर पालिका के लिए जो है 12वीं अनुसूची बताई गई है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, ऐड किया गया। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके अलावा 11वीं अनुसूची में आएंगे तो कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, 29 विषयों को रखा गया है। और 12वीं अनुसूची में अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया है, 18th सब्जेक्ट को क्या किया गया है, रखा गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और एक क्वेश्चन के बेसिस पे इतना फैक्ट हम लोगों ने क्या किया, इकट्ठा किया। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान 4 ऑप्शन देखते हैं और चारों ऑप्शन को जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपके पास जो है एक क्वेश्चन तैयार करने के चक्कर में आपका 5 और क्वेश्चन क्या होता है, तैयार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया है संविधान का दूसरा भाग और इसके सामने दिया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी तीसरा भाग नागरिकता। ऑप्शन सी चौथा ए भाग या चौथा का क भाग मूल कर्तव्य। ऑप्शन डी पांचवा भाग।
DPSP या राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सही सुमेलित पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दूसरा भाग मौलिक अधिकार। तो दूसरे भाग में मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरे भाग में किसके बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में या जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में, और यह नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है सिटीजनशिप है या नागरिकता के बारे में। और तीसरे भाग में जो है अगर आप आएंगे तो नागरिकता नहीं बताया गया है, बल्कि तीसरे भाग में जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और ये मूल अधिकारों के बारे में जो बताया गया है, एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ से बोरो किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो इसको यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या किया गया है, लिया गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है और इसके लिए जो आर्टिकल्स है 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। और करंट में अगर आप आएंगे तो नंबर ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने हैं, तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। के बाद अगर आप आएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो 7वां फंडामेंटल राइट्स था, उसे जो है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा मूल अधिकारों के श्रेणी से अलग करके उसे क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट बना दिया गया। तो इस प्रकार ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। चौथा ए में आएंगे तो मूल कर्तव्य, यह सही बताया गया, ऑप्शन यही सही होगा। भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज से आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से कमेटी के अनुशंसा पर, कौन से कमेटी के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उसके अलावा कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 42nd संविधान संशोधन 1976 में इसे क्या किया गया, पहली बार शामिल किया गया। और 1976 में 10 प्रकार के एफडी को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और फिर 86th अमेंडमेंट 2002 में 2002 में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 2002 में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार करंट में कितने मूल अधिक कर्तव्य हैं, तो 11 प्रकार के मूल कर्तव्य आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। डी ऑप्शन 5वां भाग डीपीएसपी, डीपीएसपी बेसिकली राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है 5वें भाग में नहीं है, यह भाग 4 में है। भाग 5 में जो है केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो डीपीएसपी भाग 4 में है और 5वें भाग में केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसमें अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है शिक्षा, एजुकेशन। ऑप्शन बी दिया है विद्युत। ऑप्शन सी दिया है रेलवे पुलिस। ऑप्शन डी दिया है वन, फॉरेस्ट। तो ये क्या कर रहा है कि भारतीय 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है कर रहा है। तो अगर आप आएंगे तो शिक्षा, विद्युत, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे दिखाई देंगी? तो ये अगर आप आएंगे तो शिक्षा आपको समवर्ती सूची में दिखाई देगा। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिखाई देगा। विद्युत राज्य सूची के अंतर्गत अगर आप आएंगे, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। और वन अगर आप आएंगे तो यह आपको समवर्ती सूची में। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसमैच है। यह क्वेश्चन क्या है? मिसमैच है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए दिया गया है असम। ऑप्शन बी मेघालय। ऑप्शन सी त्रिपुरा। ऑप्शन डी मणिपुर। ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं? दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता। तो अनुसूची 6 में आएंगे तो अनुसूची 6 में बताया गया है AM, PM,
से संबंधित प्रशासन। तो ए का मतलब है असम, एम का मतलब है मेघालय, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मिजोरम। ये 4 राज्यों का क्या करता है, बात करता है। तो इस प्रकार ये असम, मेघालय, त्रिपुरा तो है ही है, और एक चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो मणिपुर में यह जो है लागू नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस 2012 में पूछा है। आईएएस 2012 में यह क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा एजुकेशन पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। एक ऑप्शन क्या कर रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। सी ऑप्शन दिया, 3 नंबर दिया है पंचम अनुसूची, और चौथा दिया है षष्ठ अनुसूची या छठी अनुसूची, 5 नंबर सप्तम अनुसूची। ये इतने स्टेटमेंट दिए गए हैं और अब सही ऑप्शन पे आते हैं। सही उत्तर आपको क्या करना है, चुनना है। ऑप्शन दिया गया है, अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 3, 4, 5, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 5, और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 व 5। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको दिया गया है और यह कह रहा है कि कौन सा शिक्षा का प्रावधान करता है। तो अगर आप आएंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर जो है प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची। अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जो है एजुकेशन पे डालता है प्रभाव। सबसे पहले अगर डीपीएसपी आएंगे तो यह प्रभाव डालेगा, इसमें आप आएंगे तो अनुच्छेद 45 में जो है अगर आप आएंगे तो वहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन का क्या किया गया है, बात किया गया है।
और यह जो है राज्य का कर्तव्य होगा। उसके अलावा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में आएंगे तो वहाँ पे भी शिक्षा के लिए बात किया गया है, एजुकेशन के लिए बात किया गया है, यह भी होगा। पांचवी अनुसूची में अगर आप आएंगे तो पांचवी अनुसूची बेसिकली एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है, तो वहाँ पे वैसे क्षेत्रों में एजुकेशन के लिए भी वहाँ पे चीजें करी जाती हैं। छठी अनुसूची में आएंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, एएम, टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है, तो वहाँ पे भी जो है एजुकेशन का बात किया गया है। सप्तम अनुसूची में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिस्ट बताया गया है, सूची के बारे में बताया गया है। और सूची में अगर आप आएंगे तो आपको 3 सूचियां दिखाई देंगी। एक कौन सा सूची होगा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन का बात किया गया है और एजुकेशन के विकास के लिए समय समय पर पॉलिसी और समय समय पर योजनाएं क्या करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी चीजें बात करी गई है। तो इसमें पांचों ऑप्शन क्या है? सही है, पांचों स्टेटमेंट। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 व 5 सभी क्या होंगे? एजुकेशन पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो है मैचिंग से संबंधित है। किससे? मैचिंग करना है आपको, मैचिंग से नए कोड का पहचान करना है, जिसमें अगर आप आएंगे तो जो सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड आपको मैच कराना है। सूची 1 में ए भाग 9 और 1 दिया है संघ क्षेत्र, बी भाग 8 2 नंबर दिया है नगर पालिका, सी स्टेटमेंट भाग 4 ए 3 नंबर स्टेटमेंट दिया है पंचायत, डी भाग 9 ए मूल कर्तव्य। कोड दिया है, सही कोड का आपको क्या करना है? पहचान करना है, जिसमें ए बी सी डी। ऑप्शन ए दिया है 3 1 4 2। ऑप्शन बी दिया है 1 2 3 4। ऑप्शन सी दिया है 2 4 1 3। ऑप्शन डी दिया है 4 3
2 1, 4 3 2 1, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे भाग 9 में, तो भाग 9 में अगर आप आएंगे तो भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है, तो भाग 9 में अभी हम लोगों ने पिछले जो है क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया। किसके बारे में, पंचायतों के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायत या पंचायती राज। तो इस प्रकार ए का कौन सा होगा, 3 होगा। भाग 8 में अगर आप आएंगे तो भाग 8 में किसके बारे में बताया गया है, तो भाग 8 में अगर आप आएंगे तो भाग 8 में संघ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, संघ क्षेत्रों के बारे में। तो बी का 1 होगा। सी भाग 4A, तो भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य बताया गया है, तो सी का क्या होगा, 4 नंबर होगा। डी भाग 9A, तो भाग 9A में अगर आप आएंगे तो नगर पालिका के बारे में बताया गया। किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। तो डी का होगा 2। तो 3 1 4 2, यही ऑप्शन हम लोगों का होगा, 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको ये याद रखना है सिस्टमेटिक वे में कि कौन से भाग में कौन से सब्जेक्ट के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। पता रहेगा तो आप क्वेश्चन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में देखिए इस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यह क्वेश्चन IAS 2001-2 में पूछा गया है, यूपी PCS मेंस 2005 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या किया गया, IAS में भी पूछा गया है और यूपी PCS मेंस में भी पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन मैचिंग से ही संबंधित है, मैच करने वाला क्या है, क्वेश्चन है, मैचिंग। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसमें अगर आप आएंगे तो एक तरफ सूची 1 दिया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 और 1 नंबर दिया गया है 54 में कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे ए बी पे आएंगे तो बी दिया है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। 2 नंबर दिया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 सी नंबर, 155। 3 नंबर दिया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और डी नंबर अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, की नियुक्ति।
अब आइए ऑप्शन पे आते हैं, कूट पे आएंगे अगर आप, तो कूट क्या दिया गया है, ए बी सी डी। ऑप्शन ए दिया है 1 2 3 4। ऑप्शन बी दिया है 1 2 4 5, 1 2 4 3। सी ऑप्शन दिया है 2 1 3 4, 2 1 3 4। और डी ऑप्शन दिया है 1 2 4 3। आइए देखते हैं, और सही उत्तर का हम लोग क्या करते हैं, पहचान करते हैं। और यह IAS 2001-2 में यूपी PCS मेंस 2005 में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो जब तक आपको सभी फैक्ट्स नहीं पता होंगे आप एग्जैक्ट नहीं सही कर सकते। जैसे अगर आपको ये एक पता है कि अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन जो है राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, यह अनुच्छेद 54 में बताया गया है। सिर्फ ये BCD, ए में सिर्फ ए के बारे में पता है और बाकी BCD के बारे में नहीं पता है। उस ऑप्शन पे अगर सही करने जाएंगे तो ए में 1 3 ऑप्शन है, A B और D। इस बेसिस पे आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। कम से कम 2 के बारे में, 3 के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। लेकिन कभी कभी एक ही का जानकारी होने की वजह से सीधे सीधे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कम से कम 2 का तो जानकारी होना चाहिए, जहाँ पे 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करने का जो है आपके पास ऑप्शन हो। तो अनुच्छेद 54 में अगर आप आएंगे तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है कि इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कराया जाता है, इलेक्शन के बारे में बताया गया है। उसके अलावा 75 में अगर आप आएंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। उसके अलावा अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में आएंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो 1 2 3 4 सभी इसका जो है मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है यूपी PCS मेंस 2002 में क्या किया गया है, यूपी PCS 2002 में पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, और यह भी जो है मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक साथ कई क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, तैयार होगा। जिसमें अगर आप आएंगे तो सूची 1 दिया है और सूची सेकंड। सूची 1 में ए में अनुच्छेद 124, 1 नंबर संघीय कार्यपालिका,
संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका। बी, अनुच्छेद 5, 2 नंबर नागरिकता। सी, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल। डी नंबर, अनुच्छेद 245। 4 नंबर दिया है विधायी शक्तियों का वितरण। और इस प्रकार अगर कूट पे आप आएंगे तो कूट पे अगर आप आएंगे तो कूट बनाया है ABCD। ऑप्शन ए में है 2 1 4 3। बी ऑप्शन है 3 4 1 2। बी ऑप्शन है 1 2 3 4। सी ऑप्शन है 4 3 2 1। डी ऑप्शन है 2 3 1 4। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये जो है 4 ऑप्शन क्या किया है इसने बनाया है, 4 ऑप्शन बनाया है और ये कह रहा है मैचिंग करने के लिए। तो अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। यह मैचिंग कर रहा है तो इसका मतलब A का 1 और A का 1 से सीधे बन जा रहा है कि A का 1 एक ही में है, तो सीधे आप एक ही से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 में आएंगे तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। B का 2, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में बताया गया है। C का 3 और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में बताया गया है। D का 4। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन में है, यही क्या होगा, राइट उत्तर होगा। तो इस प्रकार मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी जो है एक ही ऑप्शन, एक ही जो है स्टेटमेंट पता हो तो उससे भी बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एक से बनते नहीं। तो जो है सभी फैक्ट्स का जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है मैचिंग का है। 13 नंबर या जो भी 14 नंबर मैचिंग का क्वेश्चन है और ये अभी यूपी PCS मेंस 2013 में पूछा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैचिंग से संबंधित है। सूची 1, सूची 2। तो सूची 1 में आएंगे तो A नंबर दिया है मौलिक अधिकार। एक नंबर दिया है भाग 4A। बी दिया है मौलिक कर्तव्य। 2 नंबर दिया है भाग 3 सी संघ। भाग 18 डी आपात उपबंध। 4 नंबर भाग 5 कूट नीचे दिया गया है। कूट से सही ऑप्शन आपको क्या करना है, पहचान करना है।
ए ऑप्शन दिया है 2 1 4 3, बी ऑप्शन दिया है 3 4 1 2, सी ऑप्शन दिया है 2 1 3 4 और डी ऑप्शन दिया है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आएंगे तो मैच कराते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 4A में नहीं बताया गया बल्कि भाग 3 में बताया गया। कहाँ बताया गया है? भाग 3 में बताया गया है। तो ए का 3 होगा। देखिए ए का 3 पता होने से एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, सही हो जा रहा है। मौलिक कर्तव्य जो है किस में होगा? 1 में होगा। 4A भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 1 नंबर। संघ को जो है भाग 5 में, सेंट्रल गवर्नमेंट भाग 5 में रखा गया है सेंटर को। तो इस प्रकार 4 नंबर होगा सी का। और डी का 3 आपात उपबंध या इमरजेंसी के बारे में 18 में बताया गया है। और 18 में 3 प्रकार की इमरजेंसी 352, 356, 360, ये 3 प्रकार के इमरजेंसी के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये मैचिंग क्या होगा आपको दिखाई देगा 3 1 4 3 3 1 4 और ये 2 होगा। बी का क्या होगा? 1 होगा। सी का 4 होगा। तो 2 1 4 3, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा 2 1 4 3। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, संघ भाग 5 में और आपात उपबंध या इमरजेंसी जो है भाग 18 में क्या होगा आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी चीजें क्या करी गई हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और सभी प्रकार के फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन क्या होगा आपसे एग्जाम में सॉल्व होगा। तो आज के क्लास लेक्चर में हम लोगों ने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जो आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। तो आगे के क्लासेज में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके प्रस्तुत हूँगा और टॉपिक भी क्या करते रहेंगे, हम लोग साथ में करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्वेश्चन सेशन में, डिस्कशन में आप शामिल हों और आप देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान आपका 4 से 5 क्वेश्चन और क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।